तो एक एग्जांपल पे आते हैं बच्चों, डेविएशन वगैरह पढ़ा है हमने, अभी तक पढ़ चुके हैं डेविएशन वगैरह। तो उसी पे बेस्ड एक और एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ अभी। तो इस एग्जांपल में क्या सिनेरियो है अपने पास कि दो मिरर्स हैं और इनके बीच का एंगल अपने को पता है, लेट अस से ये एंगल है 60 डिग्री, और ये दो प्लेन सरफेसेस हैं, दो प्लेन मिरर्स हैं ऐसा मान लो आप। और इस पर एक रे इंसिडेंट किया है कुछ इस तरह से, और इसका जो इंसिडेंट एंगल है रे का वो है थीटा। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा so that only two reflections takes place। सिर्फ दो ही रिफ्लेक्शन हो। बच्चों अभी तक जो भी हमने सवाल किया था इसके पहले, उसमें था कि अभी जैसे दो सवाल तीन सवाल पहले किए थे हमने, उसमें कुछ केस ऐसा था कि हमें ऐसा कहा गया था कि दो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपना पाथ रिट्रेस कर ले, या तीन रिफ्लेक्शन के बाद या चार रिफ्लेक्शन के बाद वो अपना पाथ रिट्रेस कर ले। यहाँ पे आप ध्यान दें, वो दो रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस करने की बात नहीं कर रहा, वो ओवरऑल दो रिफ्लेक्शन ही चाहता है बस। जैसे आप समझो इसको कि दो रिफ्लेक्शन के बाद अगर पाथ रिट्रेस करता है, जैसे मानो एक रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, फिर यहाँ से रे टकरा करके यहाँ गई, तो एक रिफ्लेक्शन यहाँ गई टकराई, और यहाँ पाथ रिट्रेस हो जाए, लेट अस से यहाँ पे ऐसे टकरा गई नॉर्मली, तो यहाँ दो नहीं तीन रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। कैसे? एक यहाँ टक्कर हुआ, फिर यहाँ टक्कर हुआ, फिर पाथ रिट्रेस हुआ, तो फिर यहाँ टक्कर हुई ना, तो कितने रिफ्लेक्शन हो गए? तीन। अपने को दो ही रिफ्लेक्शन ही चाहिए ओवरऑल, दो से ज्यादा रिफ्लेक्शन होना ही नहीं चाहिए। तो कैसे करें? तो इसको आप पहले खुद से ट्राई कर लें वीडियो को पॉज करके। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि दो रिफ्लेक्शन के बाद पाथ नहीं रिट्रेस कराना है, ओवरऑल ही दो रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इसके लिए आपको ये थीटा की वैल्यू बतानी है। तो अब मैं सोल्यूशन वाले पार्ट पे आता हूँ, ये एज्यूम करते हुए कि आपने पहले खुद से 2 4 5 मिनट इस पे सोचा होगा, खुद से टाइम दिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, थोड़ी ज्योमेट्री यूज करता हूँ। जैसे यहाँ पर थीटा एंगल दिखा रखा है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ थीटा पे ये ऐसे चला गया, ये वाला एंगल थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल थीटा है, तो बड़े आराम से आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये 60 है, तो बड़े आराम से आप ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो आप, और नॉर्मल के बाद रे कुछ यूं चली गई ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो पहले तो बच्चों आप मेरे को ये वाला एंगल बताओ। तो ये आप निकाल सकते हो 60 प्लस 90 माइनस थीटा, और इसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो आप। 180 माइनस दिस, ये दोनों को सम किया, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आ रही है ये वैल्यू आप चेक करें, तो 90 और 60 150 आ जाएगा, 30 प्लस थीटा। तो ये वाला एंगल हो गया बच्चों 30 प्लस थीटा। ये एंगल 30 प्लस थीटा, तो मानते हो ये वाला एंगल भी 30 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये भी सम 90 होना है, ये वाला सम 90 होना है, और ये वाला सम भी 90 होना है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जैसे ये वाला एंगल आई है, और ये वाला एंगल भी आई है, तो ये वाला एंगल 30 प्लस थीटा और आई का सम कितना होना है? 90। वैसे ही ये और इसका सम भी 90 होना था, तो ये आई है, तो ये कितना होगा? 30 प्लस थीटा। अब ध्यान से सुने कि ये जो रे है बच्चों, ये वाली रे, इसका एंगल कितना बन रहा है यहाँ से, इस वाले मिरर से 30 प्लस थीटा। अगर, अब यहाँ दो तीन केसेस हैं, अगर ये वाली रे इस वाले मिरर के पैरेलल चल जाए, ये वाली रे इस वाले मिरर के पैरेलल, तो क्या वापस से रिफ्लेक्शन होगा? नहीं, तो दो ही रिफ्लेक्शन होगा, एक रिफ्लेक्शन यहाँ, एक रिफ्लेक्शन यहाँ। और अगर ये वाली रे जस्ट पैरेलल जाएगी, जस्ट ऐसे, तो ये वाला एंगल आप मानते हो इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, 30 प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 60। अगर ये पैरेलल जाती है, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ थोड़ा, कि अगर ये रे यूं पैरेलल चल जाती है ऐसे, तो 30 प्लस थीटा की वैल्यू उस केस में, 30 प्लस थीटा की वैल्यू उस केस में 60 के एग्जैक्ट बराबर होती है, या थीटा की वैल्यू 30 के बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर ये रे इससे इधर कहीं जाए, इधर मतलब जो एंगल वो बनाए मिरर के साथ, वो 60 के वैल्यू से भी कम हो,
तो आपको समझ में आएगा कि ये रे ऊपर की तरफ कहीं इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ कहीं चल जाएगी और वापस से इस मिरर से नहीं टकराएगी। इस मिरर से कब टकराएगी? जब ये जो एंगल है ये 60 से ज्यादा हो जाए तो ये मिरर से टकरा जाएगी। तो इसका कंडीशन निकालने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, ये जो भी रे एंगल बना रही है मिरर के साथ 30 प्लस थीटा, या तो वो एंगल 60 से बराबर हो या उससे कम ही हो। ये एंगल 60 से कम हो तो रे यूं चल जाएगी। तो ये जो एंगल है वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी बच्चों आपको, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डिग्री। सॉरी, ये लेस होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 30। ये जो एंगल है ये 60 के बराबर या उससे कम, ये लेस देन इक्वल टू 60 और थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 30। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं बच्चों। इस वाले एग्जांपल में अपने पास क्या केस दिया हुआ है कि अपने पास एक ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर है, दो मिरर्स हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो 40 डिग्री दिया हुआ है अपने को। और इस क्वेश्चन में ये भी मेंशन्ड है कि एक इंसिडेंट रे आ रही है जो कि इंसिडेंट एंगल 30 पर है। तो आपको निकालना है फाइंड टोटल डेविएशन सफर्ड। जो भी टोटल डेविएशन ये सफर करेगा ये बताना है आपको, सफर्ड बाय द रे। टोटल डेविएशन कितना होगा, जब तक रिफ्लेक्शन हो रहा है तब तक रिफ्लेक्शन कराओ और टोटल डेविएशन कितना होगा ये आपको बताना है। तो पहले आप वीडियो पॉज कर लें और खुद से सवाल को ट्राई करें और फिर सोल्यूशन वाले पार्ट पे आए। तो मैं सीधा सोल्यूशन वाले पार्ट पे आता हूँ। जैसे ये वाला एंगल बच्चों कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट कुछ यूं जाएगी और ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 60, ये 60, ये 40, 100 हो गया। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 80 और यू बनेगा नॉर्मल, ये 10 डिग्री बनेगा बच्चों। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये एंगल है 80 डिग्री और ये वाला एंगल हो जाएगा 10 डिग्री। अब रिफ्लेक्ट होकर रे ऐसे आएगी वापस से और यहाँ कहीं फॉल करेगी। लेट अस से मिरर पीछे तक है पूरा, तो ये वाला एंगल कितना हो बच्चों, ये भी 10 हो गया, ये 10 तो ये भी 10। अब आप मुझे बड़े आराम से ज्योमेट्री कैलकुलेट करके बताओ ये वाला एंगल कितना आएगा। तो आपको दिखाई देगा ये पूरा मिला के 20 है, ये 90 प्लस 30 इज 120, तो 120 और 20 कितना हो गया 140। तो बच्चों ये वाला एंगल बन जाएगा 40 डिग्री और ये वाला बन जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ट्राइंगल का सम लगा है कुछ भी नहीं, ये 90 और 30 तो ये 120 हो गया और ये 20 था तो ये मिलाकर के 140 हो गया। तो बचा हुआ ये 40 के बराबर आया और यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा तो ये 50 हो जाएगा और फाइनली रे कुछ यूं ऐसे जाएगी तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो बच्चों, ये 40 हो गया। आप देख सकते हैं ये जो रे है वो इस वाले मिरर के पैरेलल हो गई, तो अब फर्दर कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होगा। अब कोई फर्दर रिफ्लेक्शन नहीं है, तो 3 रिफ्लेक्शन हुए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अब बारी बारी से हर वाले इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में डेविएशन निकालता हूँ और फिर मैं सबको ऐड करके नेट डेविएशन निकालूंगा। तो पहले इस वाले की बात करते हैं। तो पहला डेविएशन 1 बोल देता हूँ इसको मैं, डेविएशन 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे डेविएशन देखें तो आप रे यूं जा रही थी और वो मूव कर गई कुछ यूं, ऐसे घूम गई वो रे, रोटेट कर गई। तो डेविएशन में को लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस 2y, पाई माइनस 2y। इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कई बार सवालों में, पिछले सवाल जो भी किए हमने कई सारी जगह हमने यूज किया डेविएशन का वैल्यू पाई माइनस 2y। तो रे यूं जा रही थी, ये घूम गई इस तरह से, तो ये पाई माइनस 2y की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 2 इंटू 30, तो ये हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात कर लेते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आप देख सकते हैं रे यूं जा रही थी, यूं घूमी, तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया बच्चों, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब डेविएशन 2 की बात करते हैं। डेविएशन 2 ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव मान लिया। अब यहाँ पर रे यूं जा रही थी और ये घूम गई यूं, तो ये भी आप देख सकते हैं बच्चों ये था डायरेक्शन, पर यूं नहीं जाके यूं घूम गई रे, तो क्लॉकवाइज हुआ कितना पाई माइनस 2y। तो पाई माइनस 2y से आएगा 180 माइनस 20, तो कितना हो गया ये, यहाँ पे i 10 है तो इसलिए 2y की वैल्यू 20 पुट की मैंने, हो जाएगा
60 डिग्री, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक और बचता है बच्चों डेविएशन 3 यहाँ पर। तो डेविएशन 3 यहाँ पर रे यूं जा रही थी और यू घूमी, तो डेविएशन 3 को एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा। ये दोनों तो क्लॉकवाइज थे, पॉजिटिव लिखा मैंने इनको। डेविएशन 3 आएगा पाई माइनस 2i, लेकिन ये नेगेटिव लेंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को मैंने नेगेटिव माना है। तो यहाँ पे पाई 180 डिग्री और यहाँ पे आई है 50, तो -100, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -80 डिग्री। अब डेविएशन 1, डेविएशन 2, डेविएशन 3 आप ऐड कर लें, साइन के साथ लिखें, तो नेट डेविएशन जो आएगा बच्चों, नेट डेविएशन विल बी डेविएशन 1 क्लॉकवाइज प्लस डेविएशन 2 क्लॉकवाइज प्लस डेविएशन 3 इज एंटी क्लॉकवाइज। तो वैल्यूज पुट करें, 120 डिग्री प्लस 160 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों ये आ जाएगा 280 माइनस 80 विल बी 200। आप देख सकते हैं बड़े आराम से, ये 60 और 20 80 और 200, और 280 माइनस 80 इज 200 डिग्री, और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फाइनल आंसर इज 200 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों अब मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ मिरर्स की, जो हम सवालों में कई बार हमें यूज करना पड़ता है। तो ध्यान से इसको सुनो, फिर हम कॉपी पे इसको नोट भी कर लेना। तो चुपचाप सुनो पहले इसको। क्या है कि एक स्टेटमेंट पहले लिख रहा हूं मैं कि इफ मिरर इज इसको आप चाहो तो कॉपी पे नोट NOT नोट के नाम से डाल दो। इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, देन reflected ray is rotated by angle 2 theta in same sense। सेम सेंस में, जिस सेंस में इन सेम डायरेक्शन आप बोल चाहो तो इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से है। क्या स्टेटमेंट लिखा है पढ़ते हैं इसको एक बार पहले। तो मिरर को अगर रोटेट करते हैं एंगल थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे उसके ट्वाइस अमाउंट से रोटेट होगी। अगर मिरर को थीटा से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो रही है इन सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। तो इसको हम प्रूव भी करते हैं, इसको प्रूव करके दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो अभी मैं डायग्राम बनाने वाला हूं, आप इसको प्रूफ को देखो। आप चाहो तो पॉज करके पहले स्टेटमेंट नोट कर लेना और फिर इसके प्रूफ वाले पार्ट पे आते हैं। तो क्या है यहाँ, ध्यान से देखो बच्चों, अभी चुपचाप सुनो पहले, बस बाद में नोट करना। जैसे लेट अस से ये है मिरर, मिरर यूं रखा हुआ है, और ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। लेट अस से इसको मैं नाम आई दे देता हूं, आई, और इसको बोल देता हूं आर, और ये है नॉर्मल, इसको बोल देता हूं एन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहां लिख भी देता हूं आई इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आर इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड एन इज नॉर्मल। अभी क्या किया हमने, मिरर को थीटा अमाउंट से रोटेट कर देता हूं, इंसिडेंट एंगल को मैं नहीं छेड़ रहा। इंसिडेंट एंगल को ऐसे कैसा रखा है, किसको, मिरर को, मिरर को मैंने रोटेट कर दिया लेट अस से बाय अमाउंट थीटा। ये मिरर का नया पोजीशन है। ठीक है, इंसिडेंट रे को मैंने चेंज नहीं किया, मिरर को कितने से रोटेट किया बच्चों, थीटा। आप ध्यान से सुनना कि अगर मिरर को थीटा रोटेट किया है, मिरर को थीटा, तो मतलब नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इसी पे अटैच्ड है। तो ये ऐसे थीटा से रोटेट हुआ। अब ऐसे जो ये ऐसे पहले नॉर्मल, ये डस्टर नॉर्मल ऐसे मानो, और ये मिरर है, ये ऐसे, इसको थीटा से रोटेट किया हमने। तो आप देखो नॉर्मल भी कितने से रोटेट हो रहा है, नॉर्मल भी
थीटा से रोटेट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल नया वाला बनाता हूँ, ये नया वाला नॉर्मल लेटर से, इसको मैं एन डैश लिख लेता हूँ, एन डैश। अच्छा एक और बात, इस वाले एंगल को क्या बोले अपन, इसको आई बोल लेता हूँ। तो ये वाला एंगल भी कितना है बच्चों, ये पूरा एंगल, ये भी आई है। अभी मैंने इस मिरर को थीटा से रोटेट किया, तो नॉर्मल कितना रोटेट हो चुका है, थीटा। उसको मैंने नए वाले नॉर्मल को मैंने एन डैश बोल दिया। अब नया वाला रिफ्लेक्टेड रे बना रहा हूँ कि अब रिफ्लेक्टेड रे ये नहीं रहेगा, अलग डायरेक्शन में जाएगा। इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो कितना है, तो नया वाला नॉर्मल, ये नया वाला नॉर्मल और इंसिडेंट रे को तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो इंसिडेंट रे और नया वाला नॉर्मल के बीच का एंगल आप चेक करो कितना है, आई प्लस थीटा। तो उतने ही एंगल पर नए वाले नॉर्मल से, उतने ही एंगल पर रे रिफ्लेक्ट होगी। इसको मैंने बोल दिया आर डैश, नया वाला नॉर्मल। तो यहां से, कहां से, नए वाले नॉर्मल से इसका एंगल, नए वाले नॉर्मल से इसका एंगल है आई प्लस थीटा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे का इस नए वाले नॉर्मल से, इंसिडेंट रे का इस नए वाले नॉर्मल से एंगल कितना था, आई प्लस थीटा। तो नए वाले रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल इस नए वाले नॉर्मल से कितना होगा, आई प्लस थीटा। तो बेसिकली बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, मैं पुराना वाला रिफ्लेक्टेड रे और नया वाला रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल देखूंगा। ये जो एंगल आएगा, इनके बीच का जो एंगल आएगा, यही होगा वो एंगल जिस एंगल से ये वाली रे रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये कैसे निकाले एंगल, तो आप बड़े ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, ये एंगल आपको पता है, ये वाला चेक करो, नया वाला नॉर्मल और नया वाला रिफ्लेक्टेड रे, नया वाला नॉर्मल और नया वाला रिफ्लेक्टेड रे, कितना है वो एंगल, वो एंगल है आई प्लस थीटा। इस आई प्लस थीटा में से मैं ये छोटा सा एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मान तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये छोटा सा एंगल कितना है वो चेक करते हैं। आप इसको देखो, ये पूरा एंगल कितना है, रिफ्लेक्टेड रे पुराना वाला, नॉर्मल पुराना वाला, तो ये एंगल है आई, और नॉर्मल पुराना नॉर्मल नया के बीच का एंगल है थीटा। तो ये जो एंगल आएगा बच्चों, ये एंगल आएगा आई माइनस थीटा। ये छोटा वाला एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, आई माइनस, ये पूरा आई है और ये थीटा है, तो ये कितना आएगा, आई माइनस थीटा। अब काम आसान हो गया आपका, ये पूरा एंगल कितना था बच्चों, आई प्लस थीटा, और ये कितना है, आई माइनस थीटा। तो ये कितना आएगा, ये वाला एंगल आएगा आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 थीटा। तो ये वाला एंगल आ गया बच्चों 2 थीटा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हमने मिरर को थीटा से रोटेट किया, मिरर को थीटा से रोटेट किया, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हुआ। सेम सेंस में मिरर को आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ 2 थीटा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जो सवालों में हम कई बार यूज करेंगे, तो इसको आप नोट कर लें, इसका प्रूफ भी आप नोट कर लें। यहाँ पे एन डैश क्या है लिख लें, एन डैश न्यू पोजीशन ऑफ नॉर्मल, न्यू पोजीशन ऑफ नॉर्मल या न्यू नॉर्मल रे, ऐसा मतलब न्यू नॉर्मल। आफ्टर रोटेटिंग द मिरर नॉर्मल चेंज हो गया। व्हाट इज आर डैश, आर डैश इज न्यू रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो थीटा अमाउंट से हमने रोटेट किया है, और आई क्या है बच्चों, आई इनिशियली जब रोटेट नहीं किया था उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको आप नोट कर लें, चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लें। अब मैं वापस से एक और प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो मैं इसको यहीं पे बताता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से। आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा हो नोट करने का, तो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लें। तो एक और प्रॉपर्टी बच्चों, मैं प्रॉपर्टी पे लिखता हूँ, आप इसको कॉपी पे नोट करें, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। इफ इंसिडेंट रे is rotated
by angle theta, then reflected ray is also rotated by angle theta, but in opposite direction. क्या लिखा है, पढ़ते हैं इसको एक बार, कि अगर इंसिडेंट रे को थीटा अमाउंट से रोटेट करूंगा, मिरर को नहीं रोटेट कर रहे, मिरर को फिक्स रखें, सिर्फ इंसिडेंट रे को थीटा रोटेट करने से रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा अमाउंट से ही रोटेट होगा, लेकिन जिस सेंस में, जिस डायरेक्शन में आपने इंसिडेंट रे को रोटेट किया है, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा। तो इसको मैं, आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके ये नोट कर लो स्टेटमेंट, फिर मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। तो मैं इसके प्रूफ वाले पार्ट पे आता हूं, ध्यान से सुनना आप इसको। बहुत आसान सी बात है, बहुत तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे बच्चों मान लो कि ये मिरर है और ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल और ये है रिफ्लेक्टेड रे। आई इंसिडेंट रे, आर रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये एंगल दोनों लेट अस से आई के बराबर है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रे को रोटेट करो, लेट अस से मैंने इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया, ये हो गया इंसिडेंट रे नया वाला, ये नया वाला इंसिडेंट रे है बच्चों, रोटेट कर दिया। कितने अमाउंट से रोटेट किया, थीटा। नॉर्मल तो अभी भी यही रहेगा क्योंकि हमने मिरर को तो घुमाया ही नहीं, तो नॉर्मल तो अभी भी यही रहेगा मिरर के परपेंडिकुलर। जब मिरर फिक्स्ड है तो नॉर्मल भी वही रहा। तो ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया आई माइनस थीटा। ये पूरा आई था, नॉर्मल और आई के इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई था। तो ये अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो ये नहीं होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्टेड रे कुछ यूं पास होगा, इसको आर डैश बोल देता हूं, न्यू रिफ्लेक्टेड रे, न्यू रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो कितना है भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई माइनस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा। ये पूरा एंगल कितना है बच्चों, आई, और ये है आई माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा। तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर गया थीटा अमाउंट से। तो इंसिडेंट रे को अगर थीटा अमाउंट से रोटेट किया मैंने, तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा अमाउंट से रोटेट हुआ, पर जिस सेंस में या जिस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेट किया इंसिडेंट रे को, तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। तो इस पे छोटे मोटे एग्जांपल ऐसे ही पूछ लेते हैं, जैसे आप इस पे बेस्ड ये एग्जांपल करो, कॉपी पे नोट करो और खुद से करो। जैसे आप ऐसा मान लो कि एक रे आ रही है और इसको हमने रोटेट किया है 2 डिग्री से, लेट अस से, ठीक है, और इसको रोटेट किया है हमने 1 डिग्री से, इंसिडेंट रे और ये है मिरर। तो मिरर को रोटेट किया है क्लॉकवाइज 1 डिग्री और इंसिडेंट रे को भी रोटेट किया है क्लॉकवाइज ही रोटेट किया है 2 डिग्री। आपसे पूछे कि कितने अमाउंट से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने अमाउंट से रोटेट होगा ये देखना है। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन लो एक एक करके, क्वेश्चन लिख लो पहले ध्यान से कि फाइंड द अमाउंट by which reflected ray is rotated। तो बहुत आसान सी बात है, एक लाइन में आप आंसर दे सकते हो कि इसके मिरर के 1 डिग्री घुमाने से रिफ्लेक्टेड रे 2 डिग्री घूमेगा, सेम सेंस में मिरर के रोटेशन से रिफ्लेक्टेड रे डबल घूमता है, तो 2 डिग्री घूमेगा सेम सेंस में, तो 2 डिग्री इधर क्लॉकवाइज। इंसिडेंट रे के घुमाने से जितना इंसिडेंट रे घुमा उतना ही घूमता है, लेकिन अपोजिट सेंस में, तो 2 डिग्री इधर, तो 2 डिग्री इसके इधर घुमाने से 2 डिग्री क्लॉकवाइज और इंसिडेंट रे के 2 डिग्री घुमाने से 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट रोटेशन 0 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा कि रिफ्लेक्टेड रे विल नॉट रोटेट एट ऑल, ओवरऑल रोटेशन उसकी 0 हो गई।
तो इस पे अभी एक एग्जांपल और करेंगे बच्चों इस वाले कंसेप्ट पे, जो अभी आपको दो प्रॉपर्टी बताई मैंने उसको यूज करके एक सवाल आपको और करके दिखाऊंगा मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो एग्जांपल है बच्चों वो क्या है, सिनेरियो क्या है देखते हैं। यहाँ पे अपने पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक मिरर है अपने पास, और इसमें रे इंसिडेंट हो रही है, और इस मिरर को हम रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इसकी, ओमेगा रेडियन पर सेकंड ऐसा सोच लो, इसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। और यहां से कैपिटल डी दूरी पर एक वॉल है अपने पास जो कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड वॉल है, वी हैव अ फिक्स्ड वॉल हियर। तो अब अपने को क्या करना है, वर्टिकल वॉल है, फिक्स्ड वर्टिकल वॉल है। अपने को ये बताना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो वॉल को कहीं तो स्ट्राइक कर रहा होगा, वो वॉल को जहां भी स्ट्राइक कर रहा होगा उस पॉइंट की स्पीड क्या है, स्पीड बतानी है आपको, उस पॉइंट की स्पीड क्या है। ठीक है, तो वो भी किस मोमेंट पर। और ध्यान रखिए मिरर यहाँ पे फिक्स्ड है, इस पॉइंट के ऊपर ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे इस पॉइंट कर यूं घुमा रहे मिरर को, रे इंसिडेंट रे को चेंज नहीं कर रहे। और ये जो एंगल है बच्चों, लेट अस से ये वाला एंगल थीटा दे रखा है अपने को। ठीक है, तो ये एंगल थीटा गिवन है। उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे ये एंगल थीटा है, आपको बताना है कि इसकी स्पीड क्या है, स्पॉट की स्पीड क्या है। ये स्पॉट है, लाइट स्पॉट, इसकी स्पीड क्या है ये आप हमें बताना है। तो पहले आप खुद से ट्राई कर लो, इसको पॉज कर लो वीडियो को, एक बार खुद से ट्राई कर लो सवाल को, और फिर सोल्यूशन वाले पार्ट पर आओ। तो आई होप आपने 5-7 मिनट इस पे स्पेंड किया होगा टाइम। अब मैं इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आता हूँ। देखो बच्चों, एक बात तो को समझ में आनी पड़ेगी कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। हमें अगर इस वाले स्पॉट की स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको, इस हाइट को यहाँ पर h मान लेता हूँ। लेट अस से ये हाइट h है, और ये डिस्टेंस d है। तो मैं इस ट्राइंगल से टेन थीटा लिखता हूँ। तो आप देख सकते हो टेन थीटा की वैल्यू आएगी h/d। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, d टेन थीटा। ठीक है, d टेन थीटा, h की वैल्यू d टेन थीटा। अब ये हमें इस वाले स्पॉट की स्पीड निकालनी है। तो मैंने इसको h मानने का कारण ही यही था कि ये h हाइट है। तो ये h हाइट, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो फिक्स पॉइंट है, वॉल का और कोई पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा, तो ये h हाइट जिस रेट से चेंज हो रही होगी उसी रेट से वही इसकी स्पीड होगी। जिस रेट से, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस रेट से ये वाली हाइट चेंज हो रही होगी वही इस स्पॉट की स्पीड होगी। जैसे मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है एग्जाम्पल के तौर में, तो 2 मीटर पर सेकेंड से ये हाइट का जो रेट ऑफ चेंज है वो हाइट 2 मीटर पर सेकेंड से कम हो रही होगी। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले इक्वेशन में h को टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो व्हाट वी विल गेट इज dh/dt। d एक कांस्टेंट है बच्चों, तो d को मैंने d रहने दिया, ये डिस्टेंस d है उसको मैंने d रहने दिया। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाय dt, क्योंकि मैंने टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया, तो ये होगा डिफरेंशिएशन इसका। तो बच्चों ये जो dh/dt है, ये dh/dt जो है यही इसकी स्पीड होगी। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा, h कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अगर h कम हो रहा है तो उसको हम dh/dt को लिखेंगे माइनस टाइम्स स्पीड, क्योंकि dh/dt इज इटसेल्फ अ नेगेटिव क्वांटिटी, वो इटसेल्फ नेगेटिव क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि h कम हो रहा है, h का जो डिस्टेंस है वो स्पॉट नीचे आ रहा होगा, जैसे जैसे मिरर मूव करेगा, ये लाइट यू मूव करेगी, h कम हो रहा होगा। तो dh/dt में h क्योंकि कम हो रहा है तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसको मैं स्पीड नहीं लिख करके माइनस टाइम्स स्पीड लिखूंगा, माइनस टाइम्स वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि dh/dt नेगेटिव है, एक नेगेटिव और लगाया और फिर इसको मैंने लिखा -v। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद यहाँ पे d को d रहने दिया मैंने, और सेक स्क्वायर थीटा को मैंने सेक स्क्वायर थीटा रहने दिया। नाउ व्हाट अबाउट d थीटा बाय dt। तो d थीटा बाय dt को आप ऐसे सोच सकते हो,
ये वाले एंगल का रेट ऑफ चेंज लिखा हुआ है यहाँ पे, इस वाले एंगल का, थीटा एंगल का रेट ऑफ चेंज। तो या इसको आप ऐसे सोच लो कि इस एंगल को आप चाहो तो फाई मान लो, किसी रैंडम मोमेंट पे एंगल फाई है, आप ऐसा मान लो चाहो तो यहाँ पे आप फाई लिखते, थीटा थीटा से कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो मान लो किसी मोमेंट पर ये फाई है, तो ये फाई हो गया, ये एंगल भी डी फाई बाई डी टी हो गया, ये फाई हो गया, और यहाँ पे डी फाई बाई डी टी की वैल्यू पुट करनी है। तो डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या है कि ये जो रोटेट हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जिस रेट से रोटेट हो रहा होगा वही डी फाई बाई डी टी होगा। इस एंगल का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जिस रेट से ये रोटेट होगा। तो ये किस रेट से रोटेट हो रहा है, तो बच्चों मिरर जिस रेट से रोटेट हो रहा है उसके डबल रेट से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा। मिरर जिस रेट से रोटेट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे उसके डबल रेट से रोटेट होगा। जैसे ये थीटा घूमता है तो ये 2 थीटा घूम जाता है, तो ये घूमा ओमेगा से घूम रहा है, तो ये कितने से घूम रहा होगा बच्चों, 2 ओमेगा। तो इस एंगल का रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा। तो डी फाई बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ 2 ओमेगा, और फाई की जो वैल्यू है वो थीटा के बराबर है, तो इसलिए आप चाहो तो लास्ट में इसको थीटा पुट कर सकते हो। तो जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ से वो क्या मिलेगा, v की वैल्यू जो मिलेगी, स्पीड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, डी सेक स्क्वायर फाई 2 ओमेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही पूछेगा तो डी सेक स्क्वायर फाई इंटू 2 ओमेगा, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकते हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, डी एच बाई डी टी क्योंकि नेगेटिव था, कम हो रहा था, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर। अब हम आगे मूव करेंगे और इमेज, ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बारे में कई सारी बातें करेंगे। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की और इमेज की, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेज। मैं आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बताऊं उसके पहले मैं आपको एक लाइन में प्लेन मिरर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। हालांकि प्लेन मिरर के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज पढ़ने के बाद और डिटेल में बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। बट अभी बस एक सिंगल लाइन में मैं आपको थोड़ा बता दूं व्हाट इज प्लेन मिरर, क्योंकि कई बार मिरर मिरर शब्द यूज करते हैं अपन प्लेन मिरर। तो क्या है प्लेन मिरर, एक बार हल्का सा जान लेते हैं। तो अगर मैं प्लेन मिरर डिफाइन करूं, प्लेन मिरर, हाउ डू वी डिफाइन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, कि इट इज थिन और वेरी थिन, बेसिकली वेरी थिन ग्लास स्लैब सिल्वर्ड या पॉलिश्ड, एक ही बात है, सिल्वर्ड बोलो या पॉलिश्ड बोलो, ऑन वन साइड, ऑन वन साइड, एक सरफेस पर ऑन साइड, वन साइड, यहाँ वन होगा, ऑन वन साइड। जैसे ये कोई बहुत, हालांकि फिगर में आपको मैं थोड़ा थिक दिखा रहा हूँ, इतना थिक नहीं। घर पे आपने ऐसे देखा होगा जो आईना लगा होता है घर पे, शीशा लगा होता है, उसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है, बहुत पतली। तो उसका एक साइड ऐसे पॉलिश कर देते हैं अपन, सिल्वरिंग बोलते हैं, पॉलिशिंग बोलो या सिल्वरिंग बोलो, दोनों शब्द यूज होते हैं। तो इसकी जो थिकनेस है बच्चों ये बहुत ही कम है, ये ना के बराबर थिकनेस है, थिकनेस इज वेरी स्मॉल। तो ये ग्लास स्लैब ही बेसिकली एक पार्ट इसका सिल्वरिंग कर देते हैं। तो ये वाला जैसे सिल्वरिंग इसको दिखाते हैं हम फिगर में, ऐसे नहीं है, फिगर में इसको यूं दिखाते हैं ऐसे, फिगर में जब रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में तो यूं दिखाते हैं बस, कि ये वाला, ये जो डैश लाइन बनाया मतलब ये वाला साइड सिल्वर्ड है, पॉलिश्ड है, तो रिफ्लेक्शन इस तरफ से होगा, ये वाला रिफ्लेक्टिंग साइड हो गया, दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड, दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड एंड दिस इज पॉलिश्ड साइड। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग साइड और ये हो गया पॉलिश्ड साइड। तो बच्चों इसमें क्या है कि क्यों हमें चाहिए, पॉलिश क्यों करते हैं हम इस तरह से, तो एक्चुअली क्या है, ये पॉलिशिंग करने का जो मकसद होता है वो होता है सरफेस को स्मूथ करना। स्मूथ नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि लेट अस से एक सरफेस है जो कि स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो अगर कोई बीम ऑफ लाइट आती है तो यहाँ पे सबके लिए ये पैरेलल रेज है, सबके लिए नॉर्मल परपेंडिकुलर ही बनेगा, इसके लिए भी नॉर्मल यू 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 बनेगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज यू जाएंगी। आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको अपन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ ना हो, कर्व्ड हो या इरेग्युलर टाइप की सरफेस हो, तो अगर ऐसे बीम ऑफ लाइट आएगी, यहाँ पे पैरेलल लाइट रेज आ रही होगी ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि हर जगह पे नॉर्मल अलग अलग बनेगा। जैसे यहाँ पे नॉर्मल अगर यू बनेगा तो हो सकता है यहाँ पे नॉर्मल यू बन रहा हो
तो यहाँ पे नॉर्मल यू बन रहा हो, और ये रिफ्लेक्ट भी अलग अलग तरीके से होंगे, कोई कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो रेज है फाइनल रिफ्लेक्टेड रेज, वो रेगुलरली रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, सो कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर इररेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर अपने को रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए तो अपने को स्मूथ सरफेस चाहिए होता है, प्लेन मिरर टाइप की चीजें या स्मूथ चीजें चाहिए होती हैं। अगर इसलिए पॉलिशिंग की जाती है, सरफेस को पॉलिश किया जाता है या सिल्वरिंग की जाती है, ताकि ध्यान रखना जिस साइड सिल्वरिंग करेंगे उसके दूसरा वाला साइड रिफ्लेक्टिंग बनेगा, रिफ्लेक्शन इस तरफ से होगा, इस तरफ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये इसको आप नोट कर लें नोटबुक पर, बहुत छोटी सी बात बताई है मैंने, ये प्लेन मिरर के बारे में एक दो लाइनें बताई हैं, डिटेल में बात करेंगे और आगे अपन। तो फिलहाल बच्चों इस पे अब मैं आने वाला हूँ ऑब्जेक्ट और इमेज पर, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है इमेज। तो इसको हटाएंगे यहाँ से अपन और ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करेंगे। तो लिखो, कॉपी पे लिखो, आप हेडिंग डालो ऑब्जेक्ट। तो वी विल डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड वी विल डिफाइन इमेज। आपको अगर ऐसा लगे कि नोट करने का टाइम कम मिल रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके ये टेक्स्ट आप जो भी है ये नोट कर लो यहाँ से, थ्योरी वाला पार्ट। अपन आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट पे आते हैं। तो जैसे बच्चों ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये दो चीजों के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए इन दोनों का मतलब बहुत डिटेल में पता होना चाहिए अपने को कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। कई बार ये शब्द यूज होंगे ऑब्जेक्ट, इमेज। तो ऑब्जेक्ट को पहले डिफाइन करेंगे अपन, फिर फर्स्ट वी विल डिफाइन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं अपन, इट इज डिफाइंड फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफाइन होता है। पहले चुपचाप आप सुनो इसको जो मैं बोल रहा हूँ, लिखो साथ साथ, चाहो तो लिख भी लो, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इट इज डिफाइंड फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट लिखा है मैंने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of incident rays, point of intersection of incident rays। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने, इट इज डिफाइंड एज, एक तो पहले कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कि कोई ऑप्टिकल, जैसे आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, मिरर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेंस एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात होती है। तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, कि एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या मतलब है ऑब्जेक्ट का, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर जो भी इंसिडेंट रेज हैं, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर जो भी इंसिडेंट रेज हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। किस पर इंसिडेंट, तो जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर जो भी इंसिडेंट रेज है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑब्जेक्ट। तो अब मैं आपको ऑब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में बताता हूं। ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इस पे आते हैं। तो ध्यान से सुने इसको, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, इफ, सुनो ध्यान से, लिखते भी जाओ चाहो तो साथ साथ, इफ पॉइंट ऑफ intersection, if point of intersection of incident rays and incident rays lies on same side, lies on same side of optical instrument, then object is called real, then object is called real। आप पहले लिख लो बच्चों इसको, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्या है कि आप चाहो तो पॉज करके नोट कर लो इसको। इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इंसिडेंट रेस
point of intersection of incident rays and incident rays, they both are on the same side, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एक ही तरफ हो दोनों, तो जो ऑब्जेक्ट है वो रियल कहलाता है. अगर अपोजिट साइड होंगे तो क्या कहला जाएगा, वर्चुअल. तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है वो आप खुद से लिखें, व्हाट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो इसमें आप ये वाला डेफिनेशन नोट कर लें और वर्चुअल की डेफिनेशन खुद से लिखें. आप रियल के बाद वर्चुअल खुद से लिखें. तो उसमें बस ये होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज एंड इंसिडेंट रेज आर ऑन अपोजिट साइड, आर ऑन अपोजिट साइड of optical instrument, then object is called virtual object, then object is called virtual object. तो बच्चों ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया अभी. अब मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मतलब है इसका. इसी बात को मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ. सुनो ध्यान से इसको, पहले इसको नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लो. अब चुपचाप डायग्राम देखो, मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ इसको, कैसे डायग्राम से इसको समझ सकते हैं अपन. जैसे बच्चों आप ऐसे समझो यहाँ पे कि एक मिरर है, लेट अस से प्लेन मिरर है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, और यहाँ से दो रे मैं दिखाता हूँ. एक रे ये दिखाया मैंने, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट यहाँ फॉल हुई और रिफ्लेक्ट होकर के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए रे यूं चली गई. ठीक है. एक और रे दिखाता हूं मैं यहाँ पे इस तरह से. कोई भी दो इंसिडेंट रे ले लो, कोई भी दो इंसिडेंट रे. एक तो ये ले लिया, यहाँ फॉल हुई, यहाँ पे नॉर्मल चाहो तो बना लो, ये नॉर्मल हो गया, रिफ्लेक्ट होके यूं चली गई. वैसे ही एक और इंसिडेंट रे बनाया, फिर रिफ्लेक्ट होके यूं चला गया. ठीक है. तो इंसिडेंट रेस को देखो, आप सिर्फ किसको देखो, इंसिडेंट रेस को. यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, मिरर. मिरर, प्लेन मिरर इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो इंसिडेंट रे को देखो, एक इंसिडेंट रे ये रहा, एक इंसिडेंट रे ये रहा. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देख सकते हो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा. तो ये है ऑब्जेक्ट. ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट. और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज एंड इंसिडेंट रेज, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज एंड द इंसिडेंट रेज बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिरर है, मिरर के दोनों सेम साइड में है. कौन दोनों, तो इंसिडेंट रेज और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों, ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट. दिस इज एग्जांपल ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है. अब यहां पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखो. लेट अस से ये मिरर है और इस पे इंसिडेंट रेस कुछ यहां से आ रही है, कहां से आ रही मुझे नहीं पता. These are the incident rays. These are the incident rays. अगर आप देखोगे तो ये कहाँ मीट करेंगे, कहीं आगे मीट करेंगे, यहाँ कहीं मीट करेंगे, इधर तो कहीं मीट ही नहीं करेंगे, इंटरसेक्शन होगा ही नहीं इसका. तो इसका एक्चुअल इंटरसेक्शन तो होगा ही नहीं. इनका इंटरसेक्शन तो बच्चों कहीं पीछे अगर मीट कराते, अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो कहीं पर ये यहाँ मीट कर सकते हैं. तो ये हो गया इंसिडेंट रेस, जो इंसिडेंट रेस जो रेस फॉल कर रही है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर, तो ये हो गया इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेज. और ये हो गया इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही है. ऑब्जेक्ट बोलो या इसको आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल लो इंसिडेंट रेज का. आप देख सकते हैं बच्चों, इंसिडेंट रेज एंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट कहलाएगा बच्चों, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट. क्या कहलाएगा ये, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो बच्चों मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया. ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज. अगर दोनों सेम साइड पे हो, इंसिडेंट रेज और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो रियल ऑब्जेक्ट. और इंसिडेंट रेज और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपोजिट साइड में हो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट. अब हम बात करेंगे इमेज की. इमेज डिफाइन करते हैं बच्चों, इमेज क्या है. इमेज को अगर मैं डिफाइन करूं तो वापस से पहले मैं लिखूंगा डेफिनेशन, आप सुनो इसको ध्यान से, लिख भी लो साथ साथ चाहो तो, फिर इसको समझेंगे. इमेज, तो इमेज को ऐसे डिफाइन करते हैं बच्चों, इमेज इज डिफाइंड फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. पहला पॉइंट, इज डिफाइंड फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताना पड़ेगा, किस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आप बात कर रहे हो. ऐसे हो सकता है एक सवाल में 3-4 चीजें हों, तो आप किसके लिए ऑब्जेक्ट, किसके लिए इमेज की बात कर रहे हो. तो आइडेंटिफाई या
जस्ट यू हैव टू मेंशन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो इट इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. और कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज point of intersection. It is defined as point of intersection of reflected और refracted. अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो रिफ्लेक्टेड रेस, रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो रिफ्रैक्टेड रेस. तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को क्या कहते हैं बच्चों? अपन इमेज. तो इमेज को मैंने डिफाइन कर दिया. अब इसके भी टाइप्स के बारे में बात करेंगे. तो इसके भी दो टाइप है, एक तो रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज. हालांकि अभी हम रिफ्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं, तो अभी हम मेनली जो अपना डिस्कशन रहेगा वो रिफ्लेक्शन को ही ध्यान में रखते हुए रहेगा. लेकिन फिर भी तो पहले हम रियल इमेज की बात करते हैं. व्हाट इज रियल इमेज? फिर मैं आपको डायग्राम से भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा. अभी सुन ले पहले एक बार रियल इमेज. तो इसमें ऐसे बोलते हैं अपन कि इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, अभी मैं रिफ्लेक्शन के टर्म्स में बात कर रहा हूं, यहाँ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड भी लिख सकते हो आप चाहो तो स्लैश दे करके, पर क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में बात रिफ्लेक्शन के टर्म्स में कर रहे हैं तो मैंने इसे रिफ्लेक्टेड लिख के छोड़ दिया है. पर कंफ्यूज ना हो, आप चाहो तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड दोनों लिख सकते हो. इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज. ठीक उसी तरह जैसे ऑब्जेक्ट में किया था हमने कि दोनों सेम साइड में लाई करें. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज lies on same side of optical instrument. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सेम साइड पे लाई करेगा दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और रिफ्लेक्टेड रेज उनका, तो वो हो जाएगा रियल इमेज. तो वर्चुअल अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे बच्चों? तो यहीं पे मैं वर्चुअल भी कर देता हूं. वर्चुअल में ठीक इसका उल्टा, क्या कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो फिर इमेज क्या कहलाएगा बच्चों? वर्चुअल इमेज कहलाएगा. ठीक है, तब इसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया था. तो इसको हटाता हूं मैं यहां से. तो इसको अपन डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं. तो जैसे लेटर से ये मिरर है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ये है अपना ऑब्जेक्ट. अभी ये डायग्राम मैंने पहले भी बनाया था. ये दो इंसिडेंट रेज बनाए मैंने, ऐसा मान लो कि दो इंसिडेंट रेज बना रखे हैं मैंने, और रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज यूं चले गए. ठीक है, तो अगर आप रिफ्लेक्टेड रेज को देखो बच्चों, कॉन्सेंट्रेट ऑन रिफ्लेक्टेड रेज. रिफ्लेक्टेड रेज इधर तो कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं. कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? पीछे कहीं पे. अगर आप पीछे कहीं ट्रेस बैक करो इनको तो ऐसा लगेगा कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये हो गया इमेज. ये क्या हो गया बच्चों? इमेज. क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? रिफ्लेक्टेड रेज का. अब आप देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज and reflected rays, these are the reflected rays, these rays are reflected rays, these are on opposite side of optical instrument. इसलिए ये इमेज कैसा कहलाएगा बच्चों? वर्चुअल. दिस इज वर्चुअल इमेज. वैसे ही एक डायग्राम और बनाता हूं बच्चों यहाँ पे, जो मैंने पहले भी बनाया था. इस केस में ऑब्जेक्ट कैसा है? इस केस में ऑब्जेक्ट देखो, ये इंसिडेंट रेज है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. ऑब्जेक्ट रियल है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज ऑब्जेक्ट, और इंसिडेंट रेज और उसका इंटरसेक्शन सेम साइड में, तो रियल ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट. पर रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट और रिफ्लेक्टेड रेज अपोजिट साइड है इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, सेम साइड में नहीं है, तो वर्चुअल इमेज. वैसे ही अगर रेज यूं हो ऐसे, तो ये इंसिडेंट रे हो गया बच्चों. तो ऑब्जेक्ट तो यहां कहीं होगा, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
यहाँ कहीं पे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है बच्चों, रियल या वर्चुअल, कैसा? तो आप बोल सकते हैं कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्यों? अभी बताया था इसके पहले भी कि इंसिडेंट रे और उसका इंटरसेक्शन अलग अलग है। अब रिफ्लेक्शन कराएंगे तो ये कुछ रिफ्लेक्ट होके यूं आएगा और ये वाला रे रिफ्लेक्ट होके यूं आएगा। ये है रिफ्लेक्टेड रेज बच्चों, आप देख सकते हो। और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज एंड उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों ही मिरर के सेम साइड में है, दोनों ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सेम साइड में। तो ये इमेज तो होगा, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है रिफ्लेक्टेड रेज का। पर इसका टाइप कैसा होगा? ये हो जाएगा रियल इमेज। आपको बात समझ में आ गई होगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। बच्चों अब हम बात करेंगे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं अब। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, मैंने कहा था आपसे जब मैं प्लेन मिरर आपको मैंने उस वक्त एक लाइन बताया था बस प्लेन मिरर के बारे में, लेकिन अब हम थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, एक एक करके लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे इसको। तो सबसे पहला क्या है, इंपॉर्टेंट है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है इसमें, जो भी एक भी लाइन बोल रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, सब नोट करना है आपको। तो पहला है कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपोजिट। हमेशा प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट और इमेज होता है उनका नेचर, नेचर मतलब टाइप, रियल वर्चुअल, वो अपोजिट होगा। कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा, रियल ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों? वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। ठीक है। और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, कैसा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज होगा वो कैसा होगा बच्चों? रियल, रियल इमेज। ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन भी किया था जब मैंने इमेज और ऑब्जेक्ट पढ़ाया। उस डायग्राम को निकाल के देखो, सारे बच्चे पेज पलटो और वो डायग्राम निकाल के देखो जहां मैंने इमेज और ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाया। वहां पे आप देखोगे कि मैंने जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिया, किस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को लिया? प्लेन मिरर। उसमें जाके चेक करो आप, जब ऑब्जेक्ट रियल था तो इमेज वर्चुअल बना, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल था तो इमेज रियल बना। तो आप चेक कर सकते हो तो उस डायग्राम के थ्रू। तो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपोजिट। किस केस, किसकी बात करें? हर केस में नहीं, प्लेन मिरर के केस में, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इसको आप पॉज करके स्क्रीन को इसको नोट कर लें। अगर आपको लगे टाइम कम पड़ रहा है तो आप इसको नोट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा हो तो आप स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज, ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज आर इक्वल। जो साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज बनेगा। इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज में कोई अंतर नहीं होता। किसमें? प्लेन मिरर्स में। तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितने साइज का रहेगा हूबहू उतने ही साइज का इमेज बनेगा, उनके साइज में कोई अंतर नहीं होता। ये प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको भी नोट कर लो आप चाहो तो। नेक्स्ट कम्स प्रॉपर्टी नंबर 3, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है देखते हैं इसको। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है कि लाइन जॉइनिंग, ध्यान से सुनना, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज is perpendicularly bisected by mirror। इसको आप जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है, अभी पहले नोट करो फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसी को कुछ बुक्स ऐसे भी लिखते हैं या कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं
कि परपेंडिकुलर, ये मैंने लिखा है परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, perpendicular distance between object and mirror is equal to perpendicular distance of image from mirror। पहले इसको लिख लो, फिर अभी एक्सप्लेन करता हूं क्या बोल रहा है। सुनो ध्यान से, ये बोल रहा है कि लेट अस से ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतना ही दूर इमेज भी होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है लेट अस से, ये इमेज है, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस उसी के बराबर होगी। जो सेकंड लाइन यही लिखा है, चेक करो, इसको पढ़ो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है वो सेम होगी एज कंपेयर टू इमेज की जो परपेंडिकुलर दूरी है मिरर से। ठीक है, या इसको ऐसे भी सोच सकते हो अपन, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देखो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो लाइन जॉइनिंग है, मिरर उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो पूरी लाइन है ऑब्जेक्ट और इमेज की जो लाइन है, देखो मिरर उस पर परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हो मिरर उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, ये और ये बराबर है आपस में। तो ऐसा लगता है जैसे मानो ऑब्जेक्ट और इमेज की लाइन जॉइनिंग को मिरर ने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया हो। आसान भाषा में इसको आप ऐसे समझ लो कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतना ही दूर इमेज भी होगा मिरर से, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतना ही दूर इमेज भी होगा मिरर से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, ऐसे ध्यान रखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलरली आप ऑब्जेक्ट और इमेज की लाइन को जोड़ोगे तो वो मिरर के परपेंडिकुलर होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज की लाइन को जोड़ोगे, एक लाइन बनाओ ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ते हुए, तो वो मिरर के परपेंडिकुलर होगा। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। तो अभी कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 को। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि जो भी इमेज बनती है, अभी लिखूंगा, अभी मैं सुनो पहले जो मैं बोल रहा हूं, कि प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टी ऑफ लैटरल इन्वर्जन भी कहते हैं। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, image formed by plane mirror is laterally inverted। क्या मतलब है इसका, अभी बात करते हैं। laterally inverted का क्या मतलब है कि अगर यहां पर ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हो ए बी सी, ठीक है, तो जो इमेज बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा? यहां बनेगा सी ऐसे, बी बनेगा ऐसा और ए बनेगा ऐसा लेटर। अब यहाँ पे राइट हैंड रखोगे तो वहां इमेज लेफ्ट हैंड की बनेगी। उसको तो लैटरल इन्वर्जन, कि जो भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे उसका जो इमेज होगा वो लैटरली इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है, आपने कई बार नोटिस भी किया होगा इस तरह की चीजें। यही कारण है कि एम्बुलेंस वगैरह जो लिखा होता है उसमें आप देखा होगा उल्टा लिखा होता है, एम्बुलेंस मिरर इमेज लिखी होती है, ताकि जब उसकी परछाई हमें मिरर पे दिखाई दे तो वो हमें सीधी दिखाई पड़ के उससे लैटरली इन्वर्ट होकर सीधी दिखाई पड़े। तो ये बहुत आसान, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसी चीजें मैंने कई बार देखी है, कोई बहुत नई बात नहीं है आपके लिए। 8वीं 9वीं क्लासेस में भी बच्चों को इस तरह की छोटी मोटी बातें पता होती हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज बताई है मैंने प्लेन मिरर की। इसमें एक चीज और है कि प्लेन मिरर जो है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, उसका साइज कैसा भी हो, वो हमेशा कंप्लीट इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। हमेशा प्लेन मिरर फॉर्म्स कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉट एवर में बी द साइज ऑफ मिरर। मिरर का साइज कुछ भी हो, वो हमेशा ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज बनाता है। इस स्टेटमेंट को भी आप नोट कर लें, फिर इसको अभी हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। क्या स्टेटमेंट बोला मैंने, लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, इसको चाहो तो आप प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरह नोट भी कर लो कि प्लेन मिरर फॉर्म्स कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट irrespective of
साइज ऑफ मिरर, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ मिरर, मिरर के साइज के इरेस्पेक्टिव। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। फिर इसके आगे अभी मैं आपको ये जो प्रॉपर्टीज आपको बताई मैंने, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा आगे अभी। तो अभी इन जो प्रॉपर्टीज को बताई इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और कुछ बातें करके फिर इन प्रॉपर्टीज पे हम एक आध सवाल करेंगे। तो बच्चों अब जैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया मैंने, क्या बताया उसमें कि इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ मिरर इट फॉर्म्स कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको थोड़ा बहुत समझते हैं यहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं यहाँ पे। हालांकि इसके बारे में और डिटेल में खूब सारी बातें करेंगे आगे, जब हम फील्ड ऑफ व्यू नाम का टॉपिक पढ़ेंगे तब और ये फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में और खूब सारी बातें करेंगे। अभी छोटी मोटी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, और सुनो इसको ध्यान से। अभी इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर से वो देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? तो बच्चों पहले आपको पता है इमेज क्या है। इमेज है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो हमें दो तो रिफ्लेक्टेड रे कम से कम चाहिए होंगी ना, एटलीस्ट वी नीड हाउ मच रिफ्लेक्टेड रेज, टू रिफ्लेक्टेड रेज, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शो कर पाएंगे। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लेन मिरर ले लिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब देखो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का परपेंडिकुलर दूरी मिरर से सेम होता है। तो आपको पता है इमेज कहीं यहाँ बनेगी, आपको ऑलरेडी पता है, बट उसको रे डायग्राम से कैसे शो करेंगे, सेम साइज का बनेगा ये भी पता है आपको। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट की मिरर से है, इमेज की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही होगी मिरर से। तो ये ठीक है, पर ये तो रे डायग्राम नहीं हुआ। रे डायग्राम से कैसे हम शो करते हैं, तब कोई भी दो रे यहाँ से इंसिडेंट रे दिखा दो, एनी टू इंसिडेंट रे। लेट अस से एक रे ये दिखा दिया आपने कि सर ये इंसिडेंट रे, और इसको ट्रेस बैक करोगे तो यहीं से पास होता हुआ दिखाई देगा। एक और इंसिडेंट ले लो और उसको भी ऐसे आप चाहो तो दिखा सकते हो कि वो भी ऐसे पास हो रहा है। तो इनको ट्रेस बैक करने पर ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हालांकि डायग्राम इतना अच्छा नहीं बन पाया, बट ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कोई दो इंसिडेंट रे दिखाए और उनसे रिफ्लेक्शन से दो रिफ्लेक्टेड रे हो गए। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप ट्रेस बैक करोगे तो यहीं पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देंगे इमेज पर। तो मैं तो क्या करता हूँ, डायग्राम बनाने के लिए पहले दिखा देता हूँ रफली एस्टिमेशन, जो प्रॉपर्टी पढ़ी प्लेन मिरर की, जो प्रॉपर्टी पढ़ी उससे रफली एस्टिमेट करके मैं से पहले बना लेता हूँ डायग्राम। जैसे सही सही डायग्राम बनाना हो तो आप तो क्या किया करो, जैसे पहले रफली से मान लो ये मिरर है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो रफली पहले देख लो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है तो इमेज यहीं पे होगी, यहाँ कहीं पे होगी। तो दो इंसिडेंट रे से बना दो कोई भी, और इनके रिफ्लेक्टेड रेज आपको पता है कि ये दो इंसिडेंट रेज हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों के रिफ्लेक्टेड रे यहीं से पास करेंगे। तो उसको बैक से ही यहाँ से होते हुए ही आगे निकालो रे को, तो वो थोड़ा सा इंटरसेक्शन होता है ढंग से दिखाई पड़ेगा। कुछ नहीं, डायग्राम जब कॉपी में बनाओ तो थोड़ा क्लियर बने, इसके लिए ये सब बता रहा हूँ कि थोड़ा से पीछे से ही ऐसे रे बनाओ, यहाँ पे डॉटेड और यहाँ पे एक्चुअल, यहाँ पे डॉटेड और यहाँ पे एक्चुअल, ऐसे। ठीक है, तो बच्चों अब मैं बात कर रहा था कि ये इमेज फॉर्मेशन दिखाया मैंने, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन दिखाया। लेकिन अगर मान लो मैं आपको तीन केस यहाँ बना के दिखाता हूँ, साइज को वेरी करा करा करके इमेज कैसा बन रहा है ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग साइज बना के मिरर का, फिर उसमें आप देखना। इसको नोट कर लो आप, ये तो ऐसे ही बताया, ये तो ऐसे उसी को रिपीट किया है, इसको नोट कर लो। इमेज फॉर्मेशन, दो रे का इंटरसेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन से इमेज बन रहा है, उसको यहाँ पे शो किया। कोई भी दो रे आप बना लो, रिफ्लेक्टेड रेज बनाओ, उसको इंटरसेक्ट कराओ, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इमेज बनेगा। अब मैं यहाँ पे तीन केस बना रहा हूँ, उसमें आपको कुछ सोचना है। क्या सोचना है देखते हैं, पहले डायग्राम बनाता हूँ मैं। जैसे मान लो मैं तीन अलग अलग साइज के मिरर को लेता हूं, तीन अलग अलग साइज के मिरर। जैसे एक ये, एक मिरर ये रहा, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, केस वन, दिस इज केस वन। नाउ केस टू, मैंने मिरर में ऐसे थोड़ा बीच में होल करके काट के निकाल दिया, यही सेम मिरर है, सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। दिस वॉज केस वन, नाउ दिस इज केस टू। वही सेम, वैसे ही ऑब्जेक्ट रखा है जैसे वहां रखा था, बिल्कुल वैसे ही यहां भी रखा है हमने ऑब्जेक्ट को। दिस इज केस टू। एंड वन मोर केस, केस थ्री, जिसमें मैंने क्या किया है, मिरर को बहुत, इसका आधा हिस्सा, इतना ही मिरर लिया, ये इतना ही पोर्शन लिया, एक हिस्सा हटा दिया। यहां से यहाँ आने में क्या किया, हल्का सा बीच से तोड़ के निकाल दिया, काट के हल्का सा निकाल दिया, बाकी ऐसे का ऐसा। और इसमें तो एक ही हिस्सा ही लिया मैंने और यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट।
दिस इज केस 3। बच्चों तीनों ही केस में क्या इमेज की साइज पे कोई फर्क पड़ेगा या इमेज की लोकेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। आप यहां इस केस में इमेज बनाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ऑब्जेक्ट का है उतना इमेज का होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो, रे डायग्राम के थ्रू मैंने बताया कि पीछे से ऐसे ट्रेस करना स्टार्ट करो तो थोड़ा डायग्राम ढंग से बनता है। ठीक है, तो इस केस में यहां बनेगा, ये रे डायग्राम बन गया इसका। इस केस में देखो यहाँ कहीं बनना इमेज, और इस केस में देखो कोई भी दो इंसिडेंट रे ले लो आप, तो इमेज यहाँ बना। आप देख सकते हैं इमेज की साइज और लोकेशन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अंतर किस पे पड़ेगा? अंतर पड़ेगा इमेज की इंटेंसिटी पर, उसकी ब्राइटनेस पर। इस केस में जो इमेज बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ रेज इन्वॉल्व्ड हैं वो बहुत ज्यादा है, ज्यादा रिफ्लेक्शंस के थ्रू ये इमेज देखने को मिलेगा। इस वाले केस में इसके कंपैरेटिवली कुछ रेज मिसिंग होंगे, और इस वाले केस में सबसे कम नंबर ऑफ रेज इन्वॉल्व होंगे, रिफ्लेक्टेड रेज सबसे कम होंगे इस वाले केस में। तो इन तीनों में जो इंटेंसिटी आएगी, जो इमेज जो भी ऑब्जर्वर होगा वो जब देखेगा तो उसकी आंखों में रेज आ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो रेज आ रहे होंगे सबसे ज्यादा रेज आ रहे होंगे, तो यहाँ ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ेगी उसको इमेज की। यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ी कम दिखाई पड़ेगी, यहाँ सबसे कम दिखाई पड़ेगी, बट साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंटेंसिटी इन दिस केस इज मैक्सिमम, एंड देन इन दिस केस एंड मिनिमम इन दिस केस। अगर इन तीनों को कंपेयर करें, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी केस 1 में, तो आई कैन से इंटेंसिटी इन 1, यहाँ लिख देता हूँ इंटेंसिटी इन केस 1, कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं, यहाँ लिख देता हूँ इंटेंसिटी इन केस 1 इज मोर देन इंटेंसिटी इन केस 2 इज मोर देन इंटेंसिटी इन केस 3। क्योंकि ऑब्जर्वर की आंखों में नंबर ऑफ रेस ज्यादा आएंगे, या कोई डिटेक्टर है यहाँ पे तो उसकी आंखों में ज्यादा रेस बने आएंगे यहाँ पे, तो वो ज्यादा अच्छी इंटेंसिटी ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे रिलेटिवली कुछ रेस कम आएंगे, डिटेक्टर कोई लगा दे यहाँ पे और डिटेक्ट करें, इमेज को देखने की कोशिश करें, और यहाँ पे सबसे कम आएंगे। तो साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज पूरा का पूरा बना। देख सकते हैं आप मिरर का साइज हमने चेंज कर दिया तो भी इमेज तो पूरा बना, इमेज की साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा? बस इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। तो अब इसके आगे मिरर पर एक जो प्रॉपर्टी पढ़ी उस पर हम एक कोई एग्जांपल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है बच्चों, क्वेश्चन आप पहले यहाँ लिख लो और फिर खुद से ट्राई करना कि अपने पास ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रखा है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट पे ये कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का -4,0। इस पर एक ऐसे प्लेन मिरर रखा है हमने, इस पर यूं रखा है प्लेन मिरर, और यहां पर ऑब्जेक्ट है ओरिजिन पर, यहां पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन। ठीक है, और ये जो एंगल है बच्चों, ये जो मिरर एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, जो ये एंगल बना रहा है, दिस इज 30 डिग्री। Now you have to find out coordinate of image. Find image coordinates. Find image. तो पहले स्क्रीन को पॉज कर लो और फिर ट्राई करो, फिर अगर नहीं हो तो फिर सोल्यूशन वाले पार्ट को देखो। तो मैं सीधा सोल्यूशन वाले पार्ट पे आता हूँ। तो इसमें अपने को पता है कि साइज मिरर की कुछ भी हो उसका इमेज तो बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज तो बनेगा। आपको से दिक्कत आती हो सोचने में तो आप चाहो तो मिरर को एक्सटेंड कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे मान लो कि मिरर पूरा यहाँ तक ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यहाँ पे मिरर नहीं भी है तो भी इमेज तो बनेगा, यहाँ पे है ना मिरर तो इमेज तो बनेगा। अच्छा, अब क्या है बच्चों, हमें पता है इमेज कहाँ लाई करेगा, तो इमेज और ऑब्जेक्ट का जो लाइन ज्वाइनिंग होता है, ऐसे मत कर देना, इसमें बच्चे गलतियां करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है बोलते जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज होगा, ऐसा गलत कर देते हैं वो। एक्चुअली जो मिरर है, ऑब्जेक्ट और इमेज का लाइन ज्वाइनिंग, ऑब्जेक्ट और इमेज का लाइन ज्वाइनिंग मिरर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अपने को, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी मिरर पर, ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी मिरर पर, और फिर उसको एक्सटेंड कर दिया आगे। फिर मैंने कहा ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, तो इमेज यहाँ कहीं होगा, ध्यान रखना। गलतियां क्या करते हैं ना बच्चे, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, फिर बोलते हैं जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज। अरे कोई भी डिस्टेंस बराबर नहीं कर सकते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मिरर पर, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट है परपेंडिकुलरली मिरर से उतना ही दूर इमेज भी होगा। इसी लाइन जॉइनिंग, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो लाइन जॉइनिंग है वो मिरर के परपेंडिकुलर होता है, प्रॉपर्टी में पढ़ाया भी, आप चेक करो। इसलिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑब्जेक्ट से, उसी को एक्सटेंड कर दिया, तो फिर बोला कि उसी लाइन पे कहीं पर इमेज लाई करेगा। समझ में आई बात क्या बोला? क्योंकि क्यों ऐसा? क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज की लाइन जॉइनिंग मिरर से परपेंडिकुलर होनी है। तो मैंने ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर मिरर पर, उसी को आगे बढ़ा दिया, तो इमेज उसी कहीं पे लाई करेगी, उसी लाइन पे कहीं लाए करेगी। अब बच्चों क्या है कि जैसे ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 30। ये 90 है, तो ये कितना हो गया? 60। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एंगल है 60 डिग्री। अब ध्यान से देखना, ये लेंथ कितनी है, चेक करो, ये वाली लेंथ यहां से लेकर के यहां तक की, ये लेंथ कितनी है? 4, इसका कोऑर्डिनेट 4 है, तो लेंथ 4 हो गई। अब इस वाले ट्राइंगल में देख सकते हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ 4 है, तो ये वाली लेंथ बताओ, तो आपको दिखाई देगा 4 cos 60, 4 cos 60, जो कि हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, ये लेंथ 2 और ये लेंथ बराबर है, तो ये लेंथ भी 2 हो गई। तो ये पूरी ओ आई लेंथ कितनी हो गई? ये पूरी 4 हो गई, ये पूरी लेंथ हो गई बच्चों 4। तो यहां से लेके यहां तक की जो पूरी लेंथ है बच्चों, वो कितनी हो गई? 4। ठीक है, तो अब इमेज से ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है, इमेज और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला जो यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट, तो ओरिजिन पर ये 4 है। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये वाला लेंथ, और वाई कोऑर्डिनेट होगा ये वाला लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 4 cos 60, पर नेगेटिव लेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो नेगेटिव लूंगा क्योंकि एक्स नेगेटिव में ना, तो 4 cos 60, और ये लेंथ हो जाएगी 4 sin 60। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4 cos 60 पर एक्स नेगेटिव में, वैसे ही नेगेटिव वाई भी नेगेटिव में ही है, तो 4 sin 60। अब चाहो तो इनकी वैल्यूज को लिख लो, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -2√3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इमेज के। तो बच्चों ये मिरर, प्लेन मिरर के बारे में कुछ बातें की हमने। अभी प्लेन मिरर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम फील्ड ऑफ व्यू नाम के टॉपिक को पढ़ेंगे।